हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने पढ़ा था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मीनिंग क्या है, मीनिंग डेफिनेशन। तो एक बार मैं फिर से उसको बता देना चाहती हूँ कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मतलब यही है कि जो रिटन लॉ हैं हमारे, उनको स्टैट्यूट कहते हैं, और उन्हीं की व्याख्या करना, उनको समझाना, उनको ट्रांसलेट करना, उनके एक्चुअल मीनिंग को समझना, इसी को इंटरप्रिटेशन कहते हैं। और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो है वो कोर्ट का काम है, जुडिशरी का काम है। वो लॉ को, जो लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया लॉ है, उसको वो इंटरप्रेट करती है, समझाती है, जिससे कि आम जनमानस को वो समझ में आ जाए। और वो समझाती कैसे है? जब कोर्ट में उसके सामने केस आता है, केस किस लॉ के अकॉर्डिंग वो केस देखा जाएगा, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, तो उसी लॉ में जो भी स्टैट्यूट में लिखा होता है उसको वो बाकायदा बताती है आपको कि ये चीज़, इसका मतलब ये है, इस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा। तो आज हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसका एम क्या है, क्यों ये किया जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, मतलब कुछ भी कह लीजिए ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, सबसे मेन तो रीज़न है कि जो लेजिस्लेटिव लैंग्वेज होती है उसको समझने के लिए, उसको समझना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला काम है कि उसको, क्योंकि देखिए लॉ की जो लैंग्वेज होती है वो टफ होती है, वो लीगल लैंग्वेज होती है, वो इजी नहीं होती है कि आप हर कोई उसको समझ सके। बहुत सारे इसमें मैक्सिम्स होते हैं, बहुत सारे लैटिन वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो सिर्फ जो लीगल लैंग्वेज समझते हैं वो ही समझ सकते हैं। तो फिर वहाँ पर आपको क्लियर नहीं हो पाएगा मीनिंग। तो इसलिए लेजिस्लेटिव लैंग्वेज, टू अंडरस्टैंड द लेजिस्लेटिव लैंग्वेज, ये पहला पॉइंट है। इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि असर्टेन ऑब्टेन द रियल मीनिंग ऑफ लॉ, यानी लॉ जो लिखा हुआ है, कोर्ट के सामने जो लिखा हुआ लॉ आया है, उसका रियल ओरिजिनल मीनिंग ऑब्टेन करने की कोशिश करना, जानना उसका रियल मीनिंग क्या है। इसका मतलब यही है कि जो लेजिस्लेटिव लैंग्वेज या लॉ में जो भी वर्ड लिखा हुआ है वो एक्चुअली में उसका रियल मीनिंग क्या है, इसी चीज़ को समझने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे अब सिंपल है, अगर जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा था, फर्स्ट सेमेस्टर में है आई थिंक CCS के, तो उसमें बहुत बार वर्ड आता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यानी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, ब्रेक करना, है ना। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, जो आम लैंग्वेज है, जो आम लोग हैं, मतलब हिंदी बातचीत करते हैं, उनका कोई वास्ता नहीं है इन चीज़ों से, अचानक से अगर उनका पड़ गया इससे पाला तो नहीं समझ पाएंगे। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का यही मतलब है, अगर हमने दो लोगों ने मिलकर कोई चीज़ किसी शर्त पे एग्री हुए हैं, आपस में रिटर्न उसको साइन किया है हमने, तो वही कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और बाद में हमने, एक पार्टी ने मान लीजिए कहा कि हम ज़मीन बेचेंगे, एक ने कहा हम खरीदेंगे, तो एक ने, जिसने कि खरीदना था उसने कुछ डिफ़ॉल्ट कर दिया, जिसने बेचना था उसने कुछ डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो इसे कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। तो यही कहने का मतलब है कि जो लेजिस्लेटिव लैंग्वेज होती है वो टफ होती है, नॉर्मल नहीं होती है। उसी को समझाने के लिए, उसके रियल मीनिंग को समझने के लिए मतलब इसकी ज़रूरत पड़ती है, यही इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज में भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर अ कॉमन मैन एंड एम्बिगस और कॉन्ट्राडिक्टरी। कई बार लैंग्वेज जो होती है वो विरोधाभासी होती है, एक दूसरे के विपरीत जाती है। जो केस चल रहा है, लैंग्वेज आप सुनेंगे तो उसका जो आम मतलब आपको समझ में आएगा वो ऐसा लगेगा कि अपोजिट है, लेकिन जब जुडिशरी उसको इंटरप्रेट कर देती है तो समझ में आता है कि नहीं, ये हमारे लिए ही है। तो सेकंड जो इसका पॉइंट है वो है लेजिस्लेटिव इंटेंट को समझना, जो ऑब्जेक्टिव है इसका। पहला ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द लेजिस्लेटिव लैंग्वेज, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द लेजिस्लेटिव इंटेंट। मतलब जो लॉ बनाने वाले हैं, जो लेजिस्लेचर है हमारा, पार्लियामेंट, उसने जो लॉ बनाया है एक्चुअली उसका इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है उस लॉ को बनाने का, वो क्या चाहता है उस लॉ के थ्रू कंट्री में किस तरह का, जो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, या किस तरह का चाहता है कि मतलब लॉ से किस तरह से जस्टिस को इंश्योर किया जाए। तो उसके इंटेंट को समझने के लिए भी उसके इंटेंट को समझना भी, उसके इंटेंशन को समझना भी एक ऑब्जेक्टिव है
इंटरप्रिटेशन का। इसके दो पार्ट हैं, एक तो टू नो द रियल इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, एक तो रियल मीनिंग ऑफ वर्ड, यानी जो वर्ड है उसका जो रियल मीनिंग है, ओरिजिनल मीनिंग है, जो डिक्शनरी मीनिंग है, उससे भी हम उसके इंटेंशन को समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखा है कहीं पर कि जो छोटी मोटी चोरियां हैं होती हैं 4,000, 5,000, 10,000 की, तो उनमें आपको इतना जुर्माना देना है और इतने अकॉर्डिंगली, मतलब उसके लिए ये पनिशमेंट या ये पेनल्टी है। तो अब ये क्लियर है, वर्ड से एकदम क्लियर है कि भाई अगर इतने इतने तक की चोरी हुई तो इतना इतना पनिशमेंट है, बिल्कुल क्लियर है। तो यानी कि लेजिस्लेचर के इंटेंट को समझने के लिए या तो हम जो लिखा है उसका एकदम रियल मीनिंग यूज़ कर लें, उससे अगर हमें एकदम इंटेंशन हमें पता चल जाती है तो फिर वो सफिशिएंट है। नहीं तो कई बार मीनिंग नहीं समझ में आता है, मीनिंग से नहीं क्लियर हो पाता है, क्योंकि मीनिंग कुछ और कहता है लेकिन लॉ का इंटेंशन कुछ और इंडिकेट करता है। तो उस समय हमको उसके पर्पस एंड ऑब्जेक्ट को समझना होता है, यानी उस लॉ का पर्पस क्या है, जो स्टैट्यूट हमारे सामने है उसका पर्पस क्या है, वो क्या चाहता है कि किस तरह से हम केसों को, किस तरह से जो क्राइम हो रहे हैं उनको हम डील करें, उनसे प्रिवेंट करें सोसाइटी को। तो यानी थोड़ा ब्रॉड पक्ष में जाके आपको देखना पड़ेगा, ब्रॉडरली उसको जुडिशरी को देखना पड़ता है। फिर जुडिशरी उसमें रूल्स अप्लाई करती है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे भी, जैसे कि गोल्डन रूल थोड़ा मॉडिफाई कर देती है वर्ड जो लिखे हैं उनके मीनिंग को, या आसपास की जो सिचुएशन है फिर उनसे मीनिंग लेती है। कहने का ये मतलब है कि लॉ के पर्पस को समझने की कोशिश करती है। अब ऑब्जेक्टिव में देखिए हमने 2 पॉइंट पढ़े, एक तो टू अंडरस्टैंड द लेजिस्लेटिव लैंग्वेज, दूसरा है टू अंडरस्टैंड द लेजिस्लेटिव इंटेंट, और तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है नीड ऑफ चेंज, यानी कि देखिए टू अंडरस्टैंड या टू डील विद द चेंज ऑफ द सोसाइटी और टाइम। अभी देखिए इतना डेवलपमेंट हो गया है, अभी ऑब्जेक्टिव में ना आप ऐसे सिर्फ पॉइंट है यही पॉइंट लिख देंगे तो भी सफिशिएंट है। जो डेवलपमेंट इतना हो गया है हमारे सोसाइटी में, तो क्राइम के तरीके भी डेवलप हो गए हैं। देखिए लॉ पुराने हैं बट जो क्राइम हो रहे हैं, जैसे अब साइबर लॉ है, साइबर क्राइम होने लगा है, तो अब तो साइबर लॉ आ गया है, लेकिन वो भी बहुत पूरा नहीं है क्योंकि रोज़ नए नए तरह से क्राइम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो अब उनसे डील करने के लिए जो पुराना लॉ है वो किस तरह से काम करेगा, पुराने तरीके से तो काम नहीं कर पाएगा। अभी चोरी के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि चलो 5,000, 10,000 की चोरी है, या मान लो 1 लाख की चोरी है, तो वो एक सीरियस ऑफेंस में आ गए, उसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है, ऑनलाइन डाटा की चोरी हो रही है, हैकर्स वेबसाइट हैक कर ले रहे हैं, आपकी पर्सनल सारी रिकॉर्ड हैक कर ले रहे हैं। अब वो भी तो चोरी है, लेकिन उसके लिए आप क्या पनिशमेंट होनी चाहिए ये कैसे डिसाइड होगा? तुरंत तो कोई लॉ नहीं आ जाता है, कोई लॉ बनने में, उसको अप्रूवल मिलने में, फिर अप्लाई होने में टाइम लगता है। तो जो हमारे लॉ हैं पुराने, वो तो मैनुअल चोरी के लिए थे, अब ऑनलाइन का क्या हो गया। तो इंटरप्रिटेशन करेगी फिर जुडिशरी, उसको उसके अकॉर्डिंग व्याख्या करेगी कि ये इसके लिए ऐसा है। तो बस साइबर लॉ जब आया है उसमें ये जो चोरी हुई है उसमें इसका पनिशमेंट ऐसे होगा, मतलब जो चेंज आ गया क्राइम के फेस पे, जो क्राइम करने के तरीके में जो चेंज आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग लॉ को भी इंटरप्रेट करके निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन। तो जुडिशरी ही ये काम कर सकती है, करती है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, चेंज इन मीनिंग ऑफ लॉ अकॉर्डिंग द चेंज इन टू टाइम एंड सोसाइटी। सेम लॉ कैन बी इंटरप्रेटेड बाई डिफरेंट वे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम एंड सिचुएशन। वही बात है कि जुडिशरी फिर उसी लॉ को इंटरप्रेट करती है टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्राइम के अकॉर्डिंग। क्राइम की क्या मतलब कितना सीरियस लेवल का क्राइम है, और लॉ का वर्ड मीनिंग क्या कह रहा है, लॉ का इंटेंशन क्या कह रहा है, ये सब समझ के फिर तो यानी जुडिशरी इंटरप्रिटेशन करके हमें एक तरह से सॉल्यूशन देती है प्रॉब्लम का। अब जो अगला टॉपिक है वो हमारा है नेचर एंड स्कोप, यानी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत कब पड़ती है। वो वही बात है, मतलब लगभग सेम ही है ये चीज़ें, बट इसको आप अपना आंसर थोड़ा सा बढ़ भी जाता है इससे, और हमें समझ में भी ज़्यादा आता है। तो इसमें जो मैंने लिखे हैं वो 4 पॉइंट है, अगर आप ऐसे भी लिख दोगे थोड़ा बहुत अपने शब्दों में आप एक्सप्लेन कर दोगे तो दैट इज़ सफिशिएंट है। तो फर्स्ट जो है वो नेचर एंड स्कोप में आपको लिखना है, व्हेन लैंग्वेज इज एम्बिगस और वेग,
यानी वही बात है कि अगर लैंग्वेज स्टैट्यूट की, लॉ की एम्बिगस है, वेग है, यानी कि क्लियर नहीं है ना, उसमें मतलब क्लियरिटी नहीं है, अनक्लियर है, भ्रामक है ना, तो भी भ्रामक है, तो भी आपको फिर इंटरप्रिटेशन की नीड, वहाँ पर उसका स्कोप है कि लॉ को इंटरप्रेट करना पड़ेगा। अगर सिंपल वो क्लियर है कि नहीं ये अगर क्राइम है तो इसकी यही सज़ा है, तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सज़ा है इस क्राइम की, इसके अलावा क्राइम कुछ और है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, तो फिर वहाँ पे इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी जब लैंग्वेज एम्बिगस होगी, वेग होगी क्राइम के अकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट है नॉट इंश्योर जस्टिस। अगर लैंग्वेज की क्लियर भी है मान लीजिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो जो उससे क्या होता है, उससे भी क्या होता है, जस्टिस नहीं मिल पाता है, लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। एक सिंपल लॉ बना है, उसका सिंपल और थोड़ा सा क्राइम सीरियस लेवल का है, तो लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। नॉट इंश्योर जस्टिस, जैसे हमने देखा हमारे जो रेप का लॉ था, मतलब रेप के लिए जो लॉ बना था, रेप को बचाने या रेप के विक्टिम्स को बचाने के लिए, तो उसमें बहुत कम सज़ा थी, बहुत ही कम सज़ा थी। तो अब उसका जो प्रोसीजर भी था इतना लंबा था कि सारे सबूत जो है वो मिट जाते थे, तो कैसे उन विक्टिम्स को जस्टिस मिले बताइए। तो उसमें मॉडिफिकेशन किया जुडिशरी ने, इंटरप्रिटेशन कर करके कि नहीं भाई ये इस लेवल के लिए, इससे सीरियस लेवल है तो हम फास्ट ट्रैक में जाएंगे, सज़ा बढ़ेगी। जैसे कि अभी निर्भया के बाद आपने देखा भी होगा बहुत सारे नए एक्ट आए। तो कहने का मतलब है कि जब क्लियर है मीनिंग, जो लॉ है उसका मीनिंग क्लियर है, लेकिन फिर जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, तो वही बात है ना कि स्टैट्यूट का जो पर्पस है, लेजिस्लेचर का जो पर्पस और इंटेंशन है वो है जस्टिस देना, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है जबकि मीनिंग क्लियर है। तो वहाँ पे भी जुडिशरी क्या करती है, इंटरप्रिटेशन करती है, फिर उसको करना ही पड़ता है जस्टिस के लिए, अल्टीमेटली उसका काम ही है जस्टिस देना। तो थर्ड पॉइंट हमारा है नॉट फिट इनटू चेंज इन सोसाइटी। वही बात है जो हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर जो लॉ है वो सोसाइटी में जो चेंज आ गया है, जो क्राइम के तरीके में चेंज आ गया है, उसके अकॉर्डिंग उसका इंटेंशन या वर्ड मीनिंग से भी नहीं जस्टिस हो पा रहा है, नहीं केस सॉल्व हो पा रहा है, तो फिर जुडिशरी जो है टाइम के अकॉर्डिंग, चेंज के अकॉर्डिंग, सोसाइटी में आने वाले चेंज के अकॉर्डिंग लॉ को फिर इंटरप्रेट करती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करती है अलग अलग तरीक़ों से, क्योंकि अल्टीमेटली उनका काम है उनको जस्टिस देना है ना, नेचुरल जस्टिस को वायलेट होने से बचाना है। फोर्थ हमारा जो इसमें पॉइंट है वो है डिफीटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैट्यूट। हाँ, तब भी मतलब जब कभी ऐसा हो कि जो स्टैट्यूट है उसका तो ऑब्जेक्ट है कि लोगों को जस्टिस मिले, लोगों को फ्रीडम मिले, सोसाइटी अच्छी रहे, हमारी क्राइम फ्री रहे, लेकिन जो लॉ है उसका फ़ायदा उठा करके या उसका गलत मतलब निकाल करके लोग जैसे स्टैट्यूट के उस जो है ऑब्जेक्ट को डिफीट कर दे रहे हैं, मतलब लोगों को नहीं मिल पा रहा है, न्याय नहीं हो पा रहा है, गलत डिसीजन हो रहे हैं, जो विक्टिम जो कल्प्रिट हैं वो तो छूट जा रहे हैं और जो बेचारे इनोसेंट है उनको सज़ा हो रही है। तो वहाँ पर भी फिर जुडिशरी को देखना पड़ता है कि नहीं, अब दिस लॉ नीड टू बी इंटरप्रिटेटेड अकॉर्डिंग द सिचुएशन। तो यही है, ये बहुत ही ईजी है और सब एक जैसे ही आप पढ़ोगे, टॉपिक वाइज याद करोगे तो हो जाएगा। और मैं आपको फिर बताना चाहती हूँ कि ये CCS यूनिवर्सिटी के सेशनल एग्ज़ाम के लिए है, किसी डीप उसके लिए नहीं है। तो दोस्तों, हमने कल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मीनिंग जाना था, उसको मैंने आज फिर से बता दिया है कि यही सब है कि लॉ को किस तरह से जुडिशरी अनुवाद करती है या ट्रांसलेट करती है, या उसका एक्चुअल मीनिंग कैसे निकालती है, उसके इंटेंशन को कैसे असरटेन करती है, यही है इंटरप्रिटेशन, ताकि वो कॉमन मैन के समझ में आ सके। क्योंकि लॉ की जो लैंग्वेज होती है, लेजिस्लेटिव लैंग्वेज, वो टफ होती है, लीगल होती है, वो हर किसी के समझ में नहीं आती, जैसे कि वो एज इट इज लिखी है, तो जुडिशरी को उसको इंटरप्रेट करके बताना पड़ता है कि इसका मतलब ये है। हमने कल केस लॉ देखा था, आज भी मैं बता दे रही हूँ, RS नायक वर्सेस AR तुल्या AIR 1984, सुप्रीम कोर्ट 684, ये भी एक केस है। और ये कहता है, इसमें ये प्रिंसिपल प्रोपाउंड हुआ था कि अगर स्टैट्यूट के वर्ड क्लियर हैं, अनएम्बिगस हैं, यानी वही क्लियर है, भ्रामक नहीं है, तो कोर्ट की प्राइमरी ड्यूटी है कि उसका वर्ड का नेचुरल मीनिंग ही यूज़ करे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा ये
कंप्लीट होता है दोस्तों। और दूसरा केस है जो कि बहुत ही रिलेवेंट है, आप इसमें लिखोगे तो 100% आपके नंबर बढ़ेंगे, वो है स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस गोविंद सिंह। इसमें भी यही प्रिंसिपल है, आप देख लेना। थैंक यू सो मच।